नमस्कार दोस्तों, सवाल वही है जो मैंने पिछली शॉर्ट्स वीडियो में डाले थे कि क्या कोई व्यक्ति अपने साथ 3 वर्ष से जीवन व्यतीत करने वाली किसी महिला को काट कर उसे कुकर में उबाल कर कुत्तों को खिला सकता है। क्या कोई व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में सजाकर और जंगल में फेंक करा सकता है टुकड़े कर करके। क्या कोई व्यक्ति जिससे वो प्रेम करने की बात करता है उसको 34 से ज़्यादा चाकू मारता है, 70 से ज़्यादा हड्डियाँ तोड़ता है, सिर कुचलता है, आंतड़ियाँ सारी बाहर निकाल देता है, कोई ऐसा कर सकता है? क्या कोई व्यक्ति उस महिला को जिससे वो शादी करता है लेकिन दुनिया से छुपा के रखता है, उस महिला को मारकर, गोली मारकर तंदूर में डालकर उसको जलाने की कोशिश कर सकता है, ख़त्म करने की कोशिश कर सकता है, सबूत मिटाने की कोशिश कर सकता है? क्या कोई व्यक्ति अन्य लड़की के चक्कर में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की को ख़त्म कर सकता है? ऐसी एक कहानी नहीं है। आज अपन मुख्य तौर पर 4 कहानियों की चर्चा करेंगे, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि अपन आगे कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे अपने स्तर पर, और ऐसा क्यों होता है और क्या घटनाएं होती है, इनमें क्या चीज़ है जो कॉमन है सब चीज़ों में। अपन आज उन्हीं चीज़ों पर घटना करेंगे। तो सबसे पहली घटना है जो वो अपन जिक्र करेंगे सरस्वती वैद्य की और मनोज साहनी की, जो अभी अभी घटी है इसी 7 जून को। हुआ ऐसा था कि मुंबई के अंदर जो ये घटना सामने आई है मुंबई के अंदर, वो दिल्ली वाले श्रद्धा भयानक बताई जाती है, क्योंकि इसमें 32 वर्ष सरस्वती वैद्य जो है वो कुछ समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी मनोज साहनी के साथ, जो 56 वर्षीय एक व्यक्ति हैं, और दोनों मीरा रोड के पास में फ्लैट नंबर 7 में रह रहे थे एक जगह पर। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि इन दोनों के बीच में ये बात आई कि सरस्वती वैद्य के संबंध किसी और पुरुष के साथ हैं और वो उस मनोज साहनी को धोखा दे रही है। इस 54 वर्ष का पुरुष है तो 56 वर्ष का पुरुष है तो 24 वर्ष का उनके बीच में अगर अंतर है, तो फिर फिजिकल रिलेशन वगैरह अगर देखें तो नॉर्मल और नेचुरल सी बात है कि अगर ऐसे अवैध संबंध होते हैं तो भी कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और जहाँ पर शादी जैसे पवित्र बंधन को माना ही नहीं जाता, लिव इन रिलेशनशिप है जहाँ पर कोई मतलब एक तरह से फ्रीडम के नाम पे आप कर क्या रहे हो। अगर हिंदी का एक शब्द यूज किया जाए, मेरा शब्द नहीं है ये, लोगों का कहना है कि ये व्यभिचार भी है। जो भी हो, सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है। तो यही शक यहाँ पर था, और इसी शक ने मनोज साहनी के हाथों सरस्वती वैद्य की जान ले ली। और फिर जब जान ले ली तो जान लेने के बाद में सबूत मिटाने के लिए उसने 100 से ज़्यादा टुकड़े किए, बताए 100 से ज़्यादा टुकड़े किए। उनमें से कुछ टुकड़ों को उसने मिक्सी में पीसा, उसको सब को काटने के लिए कटर, जो पेड़ को काटने वाला कटर, उसका उपयोग किया गया, और उसको टुकड़े को 100 से ज़्यादा मतलब सब को 100 से ज़्यादा टुकड़ों में बांटा, उसको मिक्सी में पीसा और नाली में बहाया, गटर में बहाया, और कुछ को उसने कुकर में उबाल कर आवारा कुत्तों को खिलाया। उसके जो पड़ोसी हैं मनोज साहनी के आसपास के, उन्होंने कहा कि हमने पहली बार देखा कि आवारा कुत्तों को कुछ खिला रहा है, उससे पहले तो उसने कभी कुछ नहीं खिलाया। किसी मूवी का डायलॉग भी है कि मैं तेरी बोटी बोटी नोच कर खिला दूंगा या तेरे टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों को खिला दूंगा। यहाँ पर ये रियल में हुई है, बहुत बुरी घटना हुई है। मनोज साहनी को पुलिस ने कस्टडी में लिया। ऐसा हुआ कि जब फ्लैट से बदबू आई तो पड़ोसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया भाई कुछ गलत हुआ है, तो पुलिस और उन्होंने फ्लैट का दरवाजा खुलवाया। तो मनोज साहनी घबरा कर भागने लगने, वहाँ के पड़ोसियों की सहायता से मनोज साहनी को अरेस्ट किया और थाने ले गई। और मनोज साहनी का अभी लेटेस्ट बयान यही आ रहा है कि जो सरस्वती वैद्य है उसने 4 जून को ही जहर खा लिया था, और जब वो घर पे आया तो वो बेड पे पड़ी थी और मुंह से झाग निकले थे। तो वो घबरा गया कि उसके ऊपर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का जो मुकदमा चल सकता है, आरोप लग सकता है, इसलिए उसने उस सब को निस्तारित करने का प्रयास किया। अब सच क्या है ये तो वही जाने। जहाँ तक प्रथम दृष्टया पुलिस ये देख रही है कि उसी ने हत्या करी और काट कर सबको निस्तारित करने का प्रयास किया, लेकिन मनोज साहनी अपने बयान खड़ा हुआ है कि उसने वो हत्या नहीं करी, और 4 जून के दिन ही उसने स्वयं ही जहर खा के आत्महत्या कर ली। लेकिन अब जहर खा के आत्महत्या भी करी है तो उसका भी कोई प्रूफ अपन कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि जब पुलिस ने वहाँ पर छानबीन करी और शव को बरामद करने का प्रयास किया तो शव का केवल निचला हिस्सा प्राप्त हुआ, ऊपरला हिस्सा मनोज साहनी उसको कर चुका था, खत्म कर चुका था और नाली में बहा चुका था और कुत्तों को खिला चुका था। तो मुख्यतः अगर जांच होती है तो पुलिस जांच करती है, तो वो एफएसएल टीम के लिए भी कोई भी इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए सबसे पहले लीवर का वगैरह का ये यूज़ किया जाता है। लीवर वगैरह
नीचे का हिस्सा, मतलब केवल पैर पैर मिले हैं, उसके टुकड़े मिले हैं। तो ये अब शायद मुश्किल भी हो जाए पुलिस के लिए कि मनोज साहनी की जो थ्योरी है क्या वो झूठ बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आ जाएंगी, पता चल जाएंगी। लेकिन ये घिनौनी, ये विभत्स हत्याकांड अपनी ये आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है कि भाई ये जो लिव इन रिलेशनशिप जैसे रिश्ते चल रहे हैं, जहाँ पर मान मर्यादा, रिश्ते नाते, समाज कुछ नहीं है, बंधन कुछ नहीं है, तो वहाँ उच्छृंखलता जो है, ये इस प्रकार की घटनाएं होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। अपना अगर चलो इस घटना को समझ लिया अपन ने, अब अपना दूसरी घटना की तरफ अगर जिक्र करें तो ये मेरे जन्म से पहले, आप लोगों के जन्म से पहले 1995 की बात है, 1995 की बात है। और वो घटना है 2 जुलाई 1995 की, जो पूरे भारत में नहीं, एक उसमें विश्व के भी कुछ अखबारों में छाई थी और पूरे भारत में एक मुद्दा बहुत गर्म रहा था, क्योंकि दिल्ली के अंदर ये घटना हुई थी। एक शख्स ने अपनी ही पत्नी को, जिसके साथ उसकी 3 वर्ष पहले शादी हो गई थी, लेकिन समाज के सामने उसने कभी उसे अपनी पत्नी के रूप में जाहिर नहीं किया, तो मतलब एक तरह से वो भी एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला ही मामला हुआ। कहने को उन लोगों ने कहा कि शादी करी, लेकिन ना तो उनके परिवार को पता था ना समाज को पता था कि वह शादी करी है। ऐसा हुआ कि 1 साल तक इस घटना का तंदूर कांड इतना फेमस हुआ कि 1 साल तक इस घटना का कारण पूरा दिल्ली का जो तंदूर का मार्केट है, तंदूर की रोटी, तंदूरी चिकन वगैरह जो भी कुछ है, वो लोगों ने खाना बंद कर दिया। विश्वास नहीं आया लोगों को साल भर तक, तो मतलब पूरा एकदम डिसमिस हो गया, मार्केट की वैल्यू पूरी खत्म हो गई तंदूर के कारण, जो तंदूर कांड के कारण। तो घटना ऐसी हुई कि मरने वाली थी नैना साहनी, और उसको मारने वाला था उसका पति जो था सुशील शर्मा। सुशील शर्मा उस समय दिल्ली युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था, और नैना साहनी दिल्ली युवा कांग्रेस की महासचिव थी। और उस समय के राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष का यह भी कहना था, और अन्य लोगों का भी कहना था, कि जो सुशील शर्मा ये थोड़ा महिलाओं वगैरह में ज़्यादा रुचि रखता था, लड़कियों में ज़्यादा रुचि रखता था, और उन्हीं को ये अपर की पोस्टें देता था। जो भी अपने पार्टी में होती थी ऊपर की पोस्टें जो इसके हाथ में होती थी, जो इसके बस में होती थी, वो ज़्यादातर महिलाओं को प्रोवाइड कराता था, और महिलाओं के ज़्यादा नज़दीक रहने का ये प्रयास करता था। शायद इसी प्रयास में इसने नैना साहनी को जो महासचिव बनाया, जो कि पायलट भी थी। तो महासचिव बनाने के बाद में उसके साथ उसकी नज़दीकें बढ़ी, और वो नज़दीकें तब और ज़्यादा बढ़ गई जब नैना साहनी का किसी रिश्तेदार का जो कोई ज़मीनी विवाद था, उसको सुलझाने में इसने सुशील शर्मा ने उसकी मदद करी। उसके बाद नज़दीकें बढ़ी, और नज़दीकें ऐसी बढ़ी कि, और उसके बाद में उन्होंने 89 के करीब आना शुरू हुए, और उसके बाद में इन्होंने शादी कर ली। शायद 1992 तक इन्होंने शादी कर ली, और फिर 1992 से लेकर 1995 मतलब 1995 तक लगभग 3 वर्ष तक ये शादी में रहे। लेकिन ये शादी ऐसी थी कि ना तो इनके परिवार को पता थी, ना किसी और को पता थी, ना समाज में पता थी। तो मतलब एक तरह से वो भी लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला मामला हो गया, क्योंकि सुशील शर्मा के इसके पीछे तर्क था कि उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, या ऐसा कह दें कि उसका अन्य लड़कियों के साथ चक्कर चलना, अन्य महिलाओं के साथ चक्कर चलना बंद हो जाएगा। ये जो सारी घटनाएं, जो सारी इन्फॉर्मेशन है, वो मेरी खुद की नहीं है, मैंने खुद ने जुटाई है। ये तो मेरे जन्म से पहले की बातें हैं, ठीक है। और भी कोई जो भी है वो सारे मैंने न्यूज़ से वगैरह से कहीं से चुवाई। मेरा पर्सनली इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, मेरा कोई अपना बयान नहीं है, ठीक है। तो शायद हो सकता है कि अन्य महिलाओं की नज़दीकियाँ खत्म हो जाए, या कि और कारण वो पॉलिटिकल कैरियर को कह रहा है खत्म हो जाए, तो इसलिए कुल मिलाकर छुपाई रखी। और नैना साहनी हर बार इसके लिए झगड़ा करती थी उसके साथ कि भाई ऐसा क्यों है कि अगर तुमने शादी करी है, अगर शादी कर ही ली है, तो फिर समाज के सामने दिखाने में क्या दिक्कत आ रही है। ऐसे में रोजाना झगड़े होते थे। और ऐसे ही एक दिन आया 2 जुलाई 1995, ठीक है। उस दिन क्या हुआ कि नैना साहनी ने झगड़ कर अपने आप को, जो सुशील कि नैना साहनी ने झगड़ा किया, और वो रूम के अंदर चली गई, और लाइसेंसी पिस्टल जो सुशील शर्मा थी वो अपने ऊपर तान ली। सुशील शर्मा उसको समझाने गया, लेकिन जो वो उसकी जान बचाने गया, वही बंदा उसकी पिस्टल छीन लेता है, और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि 3 गोले चलती है, दाएं दाएं दाएं, और 2 गले में 1 सिर में, और उसकी कहानी खत्म हो जाती है। अब वो हत्या हो गई गलती से, वहाँ तक तो ठीक है, हत्या होती रहती है कई सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद की जो घटना हुई है, उसने पूरे देश को है ना सकते में डाल दिया। एक पूरे देश में एक अलग ही माहौल बन गया, हर कोई इस केस में इंटरेस्ट ले रहा था। कारण था कि हत्या होने के बाद में सुशील शर्मा घबरा गया, उसने उस लाश को डिस्पोजल करने का प्रयास किया। वो कैसे प्रयास किया, उसने उस लाश को उठाया और देखा कि कहाँ फेंकूँ, ऐसे सोचते सोचते वो उसको गाड़ी में रखता है, और अपना एक दोस्त होता है, उसका दोस्त होता है केशव कुमार, जो एक रेस्टोरेंट चलाता दिल्ली में। वो उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है, और रात को 8 बजे के करीब बाद की घटना है, ठीक है जी। सारी जो भी हुई, वहाँ पहुँचता है, उस केशव को कहता है कि जो खाना खा रहे हैं बंद कर, क्लोज कर इसको। तो पूछता है क्यों भाई, क्या हुआ। उसको वो कहता तू पहले क्लोज कर, उसके बाद मैं सारी बात बताऊंगा। और केशव कुमार बड़ा लॉयल बंदा था उसके लिए, सुशील शर्मा के लिए। और सुशील शर्मा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था,
राजनीति में उभरता हुआ सितारा था कह सकते हैं। अगर आज वो हत्या नहीं करता तो शायद एक बड़े लेवल का नेता होता आज वो। तो समझाता है और वफादार मित्र होता है जो कैसे होता है। जब सारा रेस्टोरेंट बंद हो जाता है तो वो उस लाश को अंदर लेकर आता है, पूरी कहानी बताता है कैसे को, और दोनों मिलकर उसको डिस्पोजल करने का उस लाश को खत्म करने का प्रयास करते हैं, सबूत मिटाने का प्रयास करते हैं। तो वो क्या करते हैं, बड़ा तंदूर लाते हैं, सबसे बड़ा तंदूर। और पुलिस का ये मानना है कि हम दो थ्योरी यहाँ पर चलती है। कुछ तो ये कह रही है कि भाई उसके लाश के टुकड़े टुकड़े करके फिर तंदूर में डालकर आग लगा के खत्म किया गया, और कुछ ये कहता है तंदूर काफी बड़ा था। आप जैसे फोटोज भी वगैरह देख सकते हैं नीचे जो चल रही है, तो तंदूर काफी बड़ा था और उसको पूरी लाश है ना उसके ऊपर रख दी और उसको जलाएगा, आग लगाई उसमें तंदूर में और जलाया। और जब वो जल रही थी तो उसके ऊपर बार बार बटर ला के, जितना भी बटर रेस्टोरेंट में था बहुत सारा बटर था, वो सारा बटर बार बार ला के उसमें डाला गया। लेकिन वो जो उसकी लपट थी वो इतनी ऊपर उठी, बहुत भयानक रूप से ऊपर उठी कि जो उसमें छत थी वहां छत तक पहुंच रही थी, तो वो बाहर भी दिख रही थी। तो अब्दुल नसीर नाम का जो एक कांस्टेबल था वहां से, अब्दुल नसीर, जो ड्यूटी खत्म करके गया था और वो रास्ते से वापस लौटा। क्यों? क्योंकि वो अपना वायरलेस सेटअप वो वहीं पर भूल गया था, जहाँ पर उसकी ड्यूटी थी वहाँ पर वो भूल गया। उसके कारण वो लौट के आया। जब लौट के आया तो उसने उन आग की लपटों को नोटिस किया। उसने नोटिस किया तो उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर गया कि भाई, तो कैसे दरवाजा खोला था, तो कहा भाई ये क्या कर रहे हो? कि कुछ नहीं, बस हम रोटी वगैरह बना रहे हैं, तो नान वगैरह बनाओ तो सही, लेकिन थोड़ा ध्यान रखो आग बहुत तेज चल रही है। तो उसने कहा ठीक है सर, मैं हम देख लेंगे। तो ऐसा थोड़ा सा घबराया हुआ था। तो अब्दुल नसीर को शक हुआ। जब उसने दरवाजा बंद किया तो उसने तुरंत कांस्टेबल ने ना वापस खड़खड़ाया और अंदर जाने का प्रयास किया। तो अशोक ने, जो केशव कुमार है, उसने रोकने का प्रयास किया कि आप अंदर मत आइए, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन उसको शक हुआ और उसको बदबू आई फिर अंदर। तो बदबू आई तो फिर वो उसको कहता हटो साइड में, और जाके देखता है तो क्या देखता है, कुछ पैर, थोड़ा बहुत शरीर, ज़्यादातर शरीर खत्म हो रहा था, मतलब खत्म हो चुका था, काफ़ी पूरी कंडीशन हो चुकी थी। और उसको मानू टांगे दिखी तो, और थोड़ा सा हाथ वगैरह दिखा तो वो सकते में आ गया कांस्टेबल। और तब तक पिछले गेट से या पता नहीं कहाँ से सुशील शर्मा वहाँ से फरार हो चुका था, निकल चुका था। और केशव कुमार ने अपने आप को सरेंडर कर दिया पुलिस के सामने। पुलिस आई, फिर वो सारी खंगाली, फिर पूरे भारत में ये न्यूज़ फैली और न्यूज़ फैली। लेकिन कई दिनों तक ये पता नहीं था कि कांड वास्तव में किया केशव ने नहीं किया, सुशील शर्मा ने किया। वो तो बाद में ऐसे 6-7 दिन तक लग गई ये लॉयल बना रहा, वफादार बना रहा। केशव ने सारा आरोप अपने ऊपर ले लिया, लेकिन आखिरकार वो टूट गया पुलिस के लगातार प्रयास करने पर। और उसने उगल दिया कि सुशील शर्मा ने हत्या की है, और उसने उसको सबूत को मिटाने का प्रयास किया, क्योंकि एक मित्र के नाते उसने मित्रता निभाई। तब तक केशव शर्मा जो है, सुशील शर्मा जो है वो काफ़ी बेंगलुरु वगैरह घूमते हुए तिरुपति बालाजी पहुंच गया। वहाँ उसने अपना मुंडन वगैरह करवा लिया, चेहरा चढ़ा लिया, काफ़ी कुछ चीज़ें उसने करवा ली। और कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए उसने सिफारिश कर दी। अग्रिम जमानत के लिए अगर कोई सिफारिश कर देता, अग्रिम जमानत मंजूर हो जाती, तो फिर उसको बिना कोर्ट के परमिशन का कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो ऐसा लगा दी। लेकिन सुशील शर्मा जो उस समय का नहीं, दिल्ली का अध्यक्ष था युवा कांग्रेस का, और मामला काफ़ी बढ़ गया था। स्वयं प्रधानमंत्री ने इस बारे में संज्ञान लिया, और कांग्रेस पार्टी की छवि खराब होती देखकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने उसको किनारा करना शुरू किया और त्वरित कार्रवाई करने के लिए टीम गठित करी। और वो अग्रिम जमानत का आदेश जब तक पास होता, उससे पहले पुलिस पहुंच गई और सुशील शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर उसके ऊपर मुकदमा चला, सारी चीज़ें सामने आई कि किस प्रकार से हत्या हुई। और मतलब बड़ा विभत्स कांड हुआ था वो 1995 का, और उससे पहले भारत में शायद ऐसी घटनाओं का जिक्र ज़्यादा नहीं हुआ। और वहीं से ये सारी चीज़ें शुरू होती है। और अब तो आज वाले ने तो हद ही कर दी पार। तो वो 2 जुलाई 1995 को हुआ, और ये वगैरह पेश करने में, ठीक है, तो चार्जशीट में ज़्यादा उस समय पुलिस ने ज़्यादा समय नहीं लगाया, क्योंकि काफ़ी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस था और काफ़ी फेमस केस था। तो 28 जुलाई को, 2 जुलाई को मर्डर हुआ और 28 जुलाई को, मतलब 26 दिन बाद में ही चार्जशीट पेश कर दी पूरी सबूतों के साथ। लेकिन 8 साल बाद में 2003 में लोअर कोर्ट है जो उसको फांसी की सजा सुनाती है, 2003 में 8 साल बाद में, और हाई कोर्ट को बरकरार रखती है। लेकिन फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, और 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट यह दलील देते हुए कि भाई हत्या का कोई इरादा नहीं था इस व्यक्ति का, गोली तेज में आवेश में गोली चल गई और खत्म हो गया, और सबूत मिटाने का प्रयास किया गया। तो ये कोई रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस नहीं है, जो कि लोअर कोर्ट ने माना था कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, इसलिए फांसी की सजा जरूरी है। और यही दलील हाई कोर्ट में दी गई और वहाँ भी मानी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको साफ सिरे से नकार दिया और कहा कि व्यक्ति को गुस्से में कुछ हो ही जाता है, तेज में ये घटना हुई, गैर इरादतन हत्या थी, इरादा इसके पीछे नहीं था। तो उन्होंने उसको उम्र कैद में बदल दिया। उम्र कैद की कोई फिक्स नहीं होती, उम्र कैद का मतलब आजीवन कारावास भी हो सकता है, अंतिम सांस तक रहने का 20 साल भी हो सकती है, 14 साल भी हो सकती है। वो कोर्ट के निर्णय के ऊपर, कोर्ट के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें उस समय तक 2014 तक ये 1995 में गिरफ्तार हुए,
ना 5 से लेकर 2014 तक लगभग 20 साल की सजा काट चुका था ये व्यक्ति, ठीक है। तो 2018 तक आते थे ये व्यक्ति रिहा हो गया और आज ये जीवन व्यतीत कर रहा है, नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहा है और कानूनी सलाह भी लोगों को देने का काम कर रहा है और इसके इंटरव्यूज वगैरह आते रहते हैं समय समय पर। तो ये हुई तंदूर कहानी, जो तंदूर कांड है फेमस हुआ भारत में, जिस साल तक लोगों ने तंदूर की रोटी खाना बंद कर दिया। बड़ा अजीब किस्सा। तो अब अपन चलते हैं तीसरे किस्से की तरफ। तीसरा किस्सा जिससे सुनकर हर किसी का दिल दहल गया था, जो अभी घटना सरस्वती विद्या, इसका ही थोड़ा वो ऐसे जैसे ही वो रूप था, जिसमें 18 मई 2022 को आफ्ताब पूनावाला ने दिल्ली की एक छतरपुर गली, जो छतरपुर इलाका है उसमें गली नंबर 1 है, ठीक है, उसमें श्रद्धा वोकर थी, उसकी हत्या करके और सब को 35 टुकड़ों में काटा था। उसका सर, हाथ, पैर सब अलग किए थे। बड़ी दुर्दशा करी थी और उसके बाद में उसको डिस्पोजल करने का प्रयास किया, निस्तारित करने का प्रयास किया सबको। वो तरीके भी बड़े भयानक थे। तो ऐसा हुआ कि श्रद्धा थी वो पालघर की रहने वाली थी और मूल रूप से, और परिवार के साथ मुंबई के वर्षे में रहती थी और एक कोल्ड सेंटर में रहती थी, जहाँ पर आफ्ताब पूनावाला के साथ उसकी मुलाकात हुई और मुलाकातें जो नज़दीक में बढ़ी और नज़दीकियाँ फिर प्यार में बदल गई। और प्यार ऐसा कि अपने माँ बाप के प्यार को भुला देते हैं लोग। ये 20-25 साल का माँ बाप का प्यार छोड़कर 2-3 महीने के प्यार का मतलब क्या होता है मैं नहीं जानता, जो करने वाले वो समझे। तो यहाँ पर वर्षे के अंदर रह रही थी आफ्ताब पूनावाला के साथ, इसकी नज़दीकें बढ़ी और माँ बाप को जब पता चला कि अन्य धर्म का व्यक्ति है आफ्ताब पूनावाला और ठीक नहीं है लड़की के लिए, तो उन्होंने श्रद्धा को समझाने का प्रयास किया। तो श्रद्धा ने यह कहते हुए घर को छोड़ दिया कि मैं 25 साल की हूँ और अपने फैसले स्वयं ले सकती हूँ। यह कहते हुए उसने घर को छोड़ दिया और आफ्ताब पूनावाला जो था उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में वो रहने लगी। उसके बाद में वहाँ से छोड़कर वो दिल्ली आ गई और दिल्ली के अंदर उन्होंने छतरपुर के इलाके में गली नंबर 1 में आके वो रहने लगे। और यहाँ पर उनके झगड़े स्टार्ट हुए कि भाई घर का खर्चा कौन चलाएगा, मुंबई से दिल्ली सामान कौन से, ऐसी छोटी छोटी बातों पर उनका झगड़ा शुरू हुआ, जो भयानक रूप आगे लेता चला गया। क्योंकि श्रद्धा को यह शक था कि आफ्ताब पूनावाला है जो उसके अन्य लड़कियों के साथ भी संबंध थे। आप ये चीज़ हमेशा नोटिस करना कि जो भी कहानी सुना रहा हूँ सब में अन्य लड़कियों के साथ संबंध और या फिर लड़कियों के अन्य लड़कों के साथ संबंध, क्योंकि ये इनकी जो रिश्तों की नींव है वही खोखली है। कोई समाज के हिसाब से कोई रिश्ता ही नहीं, तो जो खोखली नींव पर खड़े घर हैं वो तो टूटेंगे, उनके अंदर कोई भी सेंध लगाएगा। इसमें अचरज की क्या बात है, कोई अचरज की बात नहीं है। तो यहाँ पर भी श्रद्धा वोकर को ये शक था कि आफ्ताब के अन्य लड़कियों के साथ बातचीत चलती है और उसकी आदत थी इंस्टाग्राम पे वगैरह पे अन्य लड़कियों के साथ चैट करता, बातें करता था और श्रद्धा को ये फुटिया को नहीं सुहाता था और इस बात को लेकर झगड़े होते। और एक दिन झगड़ा इतना बढ़ा 18 मई 2022 को कि आफ्ताब ने उसका गला दबाया और उसकी श्रद्धा की जान ले ली। श्रद्धा की जान लेने के बाद में वो व्यक्ति उसको शव को बाथरूम में ले जाता है और वहीं रखकर रात को आराम से बाहर जाकर बियर लेकर आता है, बियर पीता है और वेब सीरीज देखते हुए सो जाता है। वेब सीरीज को देखने का वो शौकीन था, जैसा कुछ हुआ ही नहीं हो। दूसरे दिन वो जाता है 19 मई को और जैसा कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह में आया है कि जो लाश है वो मतलब कठोर होना शुरू हो जाती है मौत के बाद में और 24 घंटे के बाद में वो मतलब जो भी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आफ्ताब को सारी चीज़ें जानकारी थी, उसने रात भर सर्च किया था इंटरनेट पे कि भाई शव को कैसे ठिकाना लगा जाए, कैसे क्या काटा जाए। उसको हर चीज़ का पता था कि कौन सा अंग कब से जल्दी सड़ता है, कौन सा अंग क्या करता है। तो उसने उसके लिए 19 तारीख को उसने एक बड़ा फ्रिज खरीदा डबल डोर का और उसके साथ साथ उसने आरी खरीदी, उसने सुगंधित धूपबत्ती खरीदी और ब्लीचिंग पाउडर खरीदा, काले बैग खरीदे। ये सारी चीज़ें जो उसको कम शव को निस्तारित करने का, शव को हटाने का, सबूत मिटाने के लिए जो खरीद सकता था वो खरीद के लाया घर पे। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला उसको समय खूब लगा होगा, इसलिए उसने सुबह जल्दी उस शव को काटना शुरू किया और 10 घंटे उस शव को काटने में लगे। उसने सिर अलग किया, हाथ पैर सब अलग किए। यहाँ खुल के बात करनी होगी भाई, खुल के बात करनी होगी। किसी को अगर थोड़ा महसूस हो रहा तो कोई अपने हिसाब से थोड़ा स्किप करो। तो हाथ पैर अलग किए, सिर अलग किया, सिर को है जो डीप फ्रीजर में रखा और फ्रीजर में ऊपर वाले में रखा ज़्यादा ठंडा होता है और बाकी सब नीचे रखा। और पूरे शव को काटने के बाद में सोवर के नीचे उसने अच्छे से तरीके से धोया ताकि सारा खून बह जाए। सारा खून बहने के बाद उसने पूरे घर में ब्लीचिंग पाउडर डाला, उससे उसने पोछा मारा, धोया घर को, कहीं भी मतलब
ताकि खून का कोई प्रूफ नहीं मिले। ऐसे सारे काम करने के बाद में उसने फिर उस रात भी आराम से सोया वो वेब सीरीज देखते हुए, और उस शव को वो काटने के बाद में सबसे पहले उसने सिर को आग जला कर ख़त्म करने की कोशिश करी, जलाकर उसका आइडेंटिफिकेशन ख़त्म करने की कोशिश करी, ताकि अगर उसको किसी को मिल भी जाए तो भी कोई उसको पहचान नहीं पाए। उसको फिर वो ले जाके महरौली के जंगलों में फेंक आता है। उसके बाद में वो रोज़ाना रात को 2 बजे, जैसा पड़ोसी ने बताया था कि रात को 2 बजे वो रोज़ाना निकलता था और शरीर के कुछ न कुछ टुकड़े वो रोज़ाना काले बैग में भरकर ले जाता था और महरौली के जंगलों में फेंका आता था। अलग अलग और भी जंगल के कई सारे हिस्से थे, वहाँ पर फेंका आता था। और ऐसी उसने घटनाएं करी। और उसका फ़ोन भी यूज़ कर रहा था लगातार, उसके दोस्तों से चैट कर रहा था, उनको जवाब दे रहा था। और जब ये घटना हुई तो किसी को पता नहीं चले, इसके लिए वो लगातार मतलब इस पे इंस्टाग्राम वगैरह पे एक्टिव रहता था। 18 मई को हत्या करने के बाद में 31 मई तक इसकी डिटेल जो चैट करने की डिटेल्स वगैरह मिली है इंस्टाग्राम वगैरह पे। और 26 मई को इसके अकाउंट में, श्रद्धा के अकाउंट से 54,000 रुपये भी आए थे। और यही सारी चीज़ें हैं जो इसको फंसाने का काम आई। क्योंकि ये लगातार ऑफिस जा रहा था, श्रद्धा गायब थी, लोग पूछ रहे थे तो इसने कहा कि मुझे नहीं पता कहाँ गई कहाँ नहीं गई। और एक्टिव रहने के कारण लोगों को लगा श्रद्धा जीवित है। और 31 मई के बाद में वो जब एकदम क्लोज हो गया, चैट वगैरह बंद हो गई, तो फिर दोस्तों ने कोशिश की और परिवार वालों को भी सूचना दी। श्रद्धा के पिता थे और भाई थे। माँ जब 2019 में ख़त्म हो गई और उस समय भी श्रद्धा अपने घर पे नहीं गई, जो 2020 में उसकी माँ की मौत हो गई। और उस समय भी अपनी श्रद्धा है, जो उसकी श्रद्धा खत्म हो गई अपनी माँ के प्रति। अपने माँ के मौत के ऊपर भी वो नहीं गई, लेकिन पिता और भाई फिर भी उसकी सार संभाल करते रहते। तो फिर उन्होंने मानिकपुर जो पुलिस स्टेशन है, मानिकपुर पुलिस स्टेशन, उसमें रिपोर्ट दर्ज कराई गुमशुदगी की। और पुलिस ने तब अक्टूबर के अंदर सबसे पहले आफ्ताब को बुलाया पूछताछ के लिए। और आफ्ताब नॉर्मली आया, एकदम जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, आया और पूछताछ में जो सारी चीज़ें पूछी बता दी। उसके बाद में 3 नवंबर को पुलिस ने फिर उसको पूछताछ के लिए बुलाया दोबारा। और अब पुलिस को शक होने लगा था कुछ क्योंकि आफ्ताब ने कहा कि भाई मुझे नहीं पता कहाँ गई, और उसने ये भी कहा उसका मोबाइल लेके गई। लेकिन पुलिस ने जब कॉल डिटेल निकलवाई, ट्रेस किया मोबाइल की लोकेशन वगैरह, तो जो लास्ट लोकेशन है वो उसी के फ्लैट से आ रही थी। और वो भी 18 मई के बाद की नहीं, मतलब 31 मई तक आ रही थी। तो 18 मई को अगर चली गई तो फिर 31 मई तक उसके पास मोबाइल कैसे था। और 26 मई को जो 54,000 का ट्रांसफ़र हुआ था बैंक से श्रद्धा के खाते से और आफ्ताब के खाते में, और वो खाते के बारे में जानकारी है, और जो भी पिन कोड वगैरह, जो कोड्स वगैरह हैं, जो पासवर्ड हैं, वो सब उसी को पता थे। तो पुलिस का शक गहरा गया। और पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ करी तो वो टूट गया। और उसने सारी घटना बता दी कि भैया मैंने तो आज से 6 महीने पहले ही उसको ख़त्म कर दिया। 6 महीने पहले हत्या हुई, और उसके बाद में वो एक सामान्य जीवन जी रहा और अन्य लड़कियों से भी चैट करा था। क्योंकि उसके दिमाग में ये था ही नहीं, वो वेब सीरीज देखने का शौकीन था। पूरा साइको भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसने एक ही मर्डर किया था। लेकिन पूरा इसका दिमाग इतना फिक्स था कि ना तो वो पुलिस के सामने पहले घबराया, ना उसने कहीं और फील होने दिया, ना घर में फील होने दिया। लाश को मतलब मार कर लाश को बाथरूम में सुला कर तो वो बियर पी के वेब सीरीज चला कर देखते हुए सोया। तो ऐसे बंदों का दिमाग पता नहीं क्या होता है, समझ में नहीं आता। और ये पहली घटना नहीं है, ऐसे एक बंदे नहीं कई बंदे बने हैं। कई बंदों के ऐसे केस आए हैं भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आते रहते हैं। तो जब पूछताछ की गई तो ऐसी घटनाएं, ऐसी चीज़ें सामने जो को देखकर हर कोई अचरज में रह गया था। और काफ़ी इसका प्रोटेस्ट भी हुआ था। प्रोटेस्ट होने से, मोमबत्ती जलाने से किसी को न्याय थोड़ी मिलता है। तो जैसा तंदूर कांड में हुआ था, आज वो बरी है 20-25 साल में, 24 साल बाद में वो बरी होकर आया और सामान्य जीवन जी रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आगे जाके आफ्ताब को भी कोई सज़ा, मतलब फांसी की सज़ा मिले, या कुछ भी हो सकता है। और जो अभी साक्षी का मर्डर हुआ उसमें भी मिले, कोई ज़रूरी नहीं है। और ना इसको मनोज साहनी को मिला, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी घटना हुई के साथ। जो श्रद्धा कह रही थी मैं 25 साल की खुद फैसले ले सकती हूँ, उसका फैसला उसको कहाँ पर पहुँचा के चला गया आप खुद लोग देख सकते हैं। आफ्ताब को इसका रत्ती भर भी रंज नहीं था, बिल्कुल भी पछतावा नहीं था कि मैंने उसकी हत्या करी है। और कुछ बयानों में तो ऐसा भी सामने आया कि वो एक तरह से लव जिहाद टाइप था, जिसमें हिंदू लड़कियों को एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा फंसाया जाता है, ऐसा मैटर में बताया गया। क्योंकि वो कला वगैरह भी बांधता था और
उसने कहा कि मुझे इसको मारने का कोई अफसोस नहीं, अगर मुझे फांसी भी हो जाती है। ये बयान आया है खबर में कि अगर उसको मुझे फांसी हो जाती है तो मुझे वहाँ पर 72 हुर्रे मिलेंगी। अब पता नहीं कौन सी उसको मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है। फिलहाल तो वो पुलिस की कस्टडी में, और उसको वहाँ पर सारी नानी जरूर याद आ रही होगी उसकी। ठीक है, तो ये हुई तीसरी घटना। अब अपन चौथी घटना पे बात करते हैं। चौथी घटना साक्षी मर्डर केस। बड़ा ही ब्रूटल, बड़ा ही क्रूअल, अजीब सा मामला हुआ था अभी दिल्ली के अंदर। इस सरस्वती विद्या हत्याकांड से पहले अगर पूरे भारत में कोई मुद्दा छाया हुआ था तो वो था साक्षी मर्डर केस। जो साक्षी मर्डर केस हुआ है वो दिल्ली के अंदर हुआ है। 2.25 करोड़ आबादी वाले दिल्ली शहर में नाबालिग लड़की पर 34 बार चाकू से वार होता है। आंतें निकल आती हैं, 70 से ज़्यादा हड्डियाँ टूट जाती हैं, सिर, सीना और चेहरा पूरा पत्थर मार मार कर कुचल दिया जाता है। और ये घटना हुई है शाहबाद डायरी इलाके में। जो है साक्षी की हत्या करने वाला था साहिल। ठीक है, और जो साक्षी है वो 10वीं क्लास की थी छात्रा, 16 साल की हुई थी, नाबालिग थी। साहिल था वो एसी का मैकेनिक था। और कुछ खबरों में वगैरह में इसको बताया गया कि इसका बीच में रिलेशन 3 साल से चल रहा था। 3 साल से चलने का मतलब है ये शुरू जब हुआ जब साक्षी 13 साल की थी। 13 साल की बच्ची प्यार के गाने गा रही है, नगमे गा रही है, उसे समझ किस चीज़ की हो गई, वो कैसे व्यक्ति के साथ रिलेशन बना रही है। 16 साल तक आते आते उसको, और उसको ये भी शक नहीं हुआ कि साहिल है वो किसी गैर धर्म से है, गैर मजहब से है। इसमें भी लहू जिहाद जैसे मैटर ही आने का जो लोगों का कहना है, खबरों का कहना है, जो सूत्र बता रहे हैं उसमें ये बता रहे हैं कि साहिल है वो रुद्राक्ष की माला पहनता था, कलावा पहनता था। जो उसकी चल रही है फोटो उसमें देख लो, कलावा बंधा हुआ है। और इसलिए साक्षी को कहीं कभी शक भी नहीं हुआ कि साहिल है वो गैर धर्म का है। और जब इस चीज़ का उसे पता चला तो उसको बहुत बुरा लगा कि उसने अपना धर्म छुपाया। और इसी बात को लेकर और खींचतान चली। और कुछ ये भी बताते हैं कि प्रवीण नामक, जिसके साथ वो साक्षी पहले रिलेशन में रह चुकी थी, 3 साल से थी, इसके साथ ही 13 साल की, तो प्रवीण के साथ पहले दोस्ती थी उसकी। देखो अजीब सी बात है, मैं नहीं जानता, जो है वो सामने है। तो उससे पहले प्रवीण के साथ उसकी दोस्ती थी और प्रवीण से उसका ब्रेकअप हो गया और फिर साहिल के साथ उसका पैचअप हुआ। और के बीच में जब वो उस गली में मैं ऐसे ठीक करने आता था तो वहीं से प्रेम परवान चढ़ा और 3 साल तक इनका रिश्ता चला बताया है। और उसके बाद में साक्षी जो है वो फिर से प्रवीण के नज़दीक आने लगी थी और साहिल को डर था कि वो उसे छोड़ देगी। और साक्षी ने साफ साफ मना कर दिया कि उसका पीछा न करे, उसे मैसेज ना करे और वो उसके साथ कैसे किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहती। और इसी बात को लेकर उसने जबरू नामक एक जो वहाँ का स्थानीय लड़का है जो जिसका थोड़ा सा गुंडागर्दी में नाम चलता है, उसको उसने भाई कहकर संबोधित किया, भाई मानती थी उसको। और उसको साक्षी ने साहिल को समझाने के लिए भी कहा था। तो जबरू ने धमकाया भी था। जब ये हत्या हुई थी, इस हत्या से 1 दिन पहले जबरू ने साहिल को धमकाया था और शाम को साहिल ने जबरू को फ़ोन करके बुलाया भी था। और क्या पता नहीं क्या बातचीत हुई। दूसरे ही दिन कुछ खबरें ऐसी आई है कि 10 दिन से साक्षी जो थी अपनी सहेली के घर पे थी। और इसके बारे में माता पिता को पता था सहेली के घर पे, लेकिन ये जानकारी नहीं थी कि भाई किसी के साथ उसका रिलेशन चल रहा है, किसी के साथ झगड़ा, कुछ जानकारी उसको नहीं थी। लेकिन माता पिता का जो इंटरव्यू मैंने देखा है और उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि भाई वो 10 दिन से सहेली के घर पे थी। अब कौन सी चीज़ सच्चाई है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसा है कि अगर वो 10 दिन से सहेली घर पे थी, माता पिता को कोई जानकारी नहीं, तो ये लापरवाही तो फिर माँ बाप की होती है कि अब उसके बच्चे कर क्या रहे हैं कुछ जानकारी नहीं हो। और अगर ऐसा नहीं है तो भी उसके माँ बाप को जब बयान आया उसमें यही कहा है कि वो अपनी एक सहेली थी, उसका बर्थडे मनाने के लिए सेलिब्रेट करने कर रही थी और कुछ चीज़ें कम पड़ गई थी, उन चीज़ों को वो लेने के लिए वो वापस गई थी शाम के समय। और जैसा इस CCTV फुटेज में भी दिख रहा है कि वो आती हुई दिखाई दे रही है। और उसी गली में ये साहिल जो चक्कर काट रहा था, इंतजार कर रहा था, उसको पता था कि इधर आएगी। उसने साक्षी को वहाँ रोका, उससे बहस करी। बहस करने के बाद में उसने अपना खंजर निकाला और लगातार 34 बार और वहाँ की जनता निकल रही है, देख रही है। कोई उसको रोकने की टोकने की कोशिश नहीं करता। कोई अगर पत्थर भी उठा के मारता, कोई जोर से चिल्ला भी देता
तो भी शायद उसका गट्स खत्म हो जाते, उसका हौसला टूट जाता और वो भाग खड़ा होता और शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। जैसा उसके पिता ने भी दुख जताते हुए कहा कि मेरी बेटी को बचाया जा सकता था अगर वहाँ कोई कोशिश करता। और सीधी बात है, अगर चिल्लाते तो आदमी की आधी हिम्मत टूट जाती, या कोई पत्थर उठा के मार देता तो भी टूट जाती है। वहाँ खूब लोग आ जा रहे हैं, लेकिन लोगों की मतलब भावनाएं आप देखोगे तो निर्जीव निर्लिप्त टाइप में हो रखे हैं। अगर मेरी बात मानी जाए तो धारा 202 आईपीसी का सेक्शन है 202, ठीक है। वो ये कहता है कि अगर कोई अपराध हो रहा है और आपको इसके विषय में जानकारी है तो आप उसका मतलब उसकी सूचना है, उसकी इन्फॉर्मेशन है, आपको पुलिस तक प्रोवाइड करानी पड़ेगी। आपको पुलिस को फोन करके बुलाना पड़ेगा, ये मतलब कुल मिला के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, अन्यथा आप भी अपराधी माने जाओगे और उसके लिए 6 महीने का कठोर कारावास है, 6 महीने की सजा है। आईपीसी सेक्शन 202 आप सर्च कर लीजिए, आप देख लीजिए। और इसके तहत मैं मानता हूं कि उसमें जो सीसीटीवी में जितने लोग आ रहे हैं उन सबको सजा मिलनी चाहिए, 6 महीने की कानून है और उस कानून के तहत सजा मिल सकती है। और एक अलग उदाहरण कोर्ट को लोगों के सामने, जनता के सामने पेश करना चाहिए, भाई ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है, नैतिक जिम्मेदारी मान लो और चाहे मजबूरी मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन कुल मिलाकर आपको ये प्रयास करना चाहिए था। अगर 2-4 लोग इकट्ठे भी हो गए वहां आ जाते तो जान बच सकती थी। लेकिन दूसरा कारण ये भी हो गया कि आज के लिए प्रैंक वगैरह चलाने का ऐसा गंदा सिस्टम चल पड़ा, हर बात पे प्रैंक। वो देखिए सामने कैमरा है, उस कैमरे में देखिए मुस्कुराई ही दांत निकली। तो ऐसी घटनाएं हो, लोग ये भी नहीं समझ पाते कि ये रियल चल रहा है कि रील चल रही है। रील और रियल में कोई डिफरेंस नहीं रहा, तो हो सकता है वो लोगों को ये भी कंफ्यूजन हो गया कि भाई ये कोई प्रैंक चल रहा होगा, कैसे चल रहा होगा। और शहरों में किसको किसकी पड़ी है, ऊपर वाला फ्लैट वाला नीचे वाला पड़ोसी को नहीं जानता, तो हो सकता है ऐसी घटना वहां पर हुई हो। कुल मिला के जो भी हो, तथ्य सामने आएंगे। लेकिन साहिल को इस चीज़ का कोई पछतावा नहीं है, उसने वहां पर उसकी हत्या करी, 34 वार किए लगातार, उसकी अंतड़ियाँ बाहर आ गई। उसने फिर उसको पटका, फिर उसके लातें मारी, फिर घूम के गया, फिर वापस आया, फिर पत्थर उठाया, फिर पत्थर मारा, फिर वापस गया, फिर आया, फिर पत्थर मारा, पूरा सिर उसका कुचल दिया। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई उसमें यही आया कि सारे के सारे दांत निकल के बाहर आ चुके थे, अंतड़ियाँ बाहर आ चुकी थी, 70 जगह से उसका फ्रैक्चर था, पूरा सिर कुचल गया था। सबसे ज़्यादा कंधे पर और सबसे ज़्यादा वार है वो सीने पर और कंधे पर किया गया था। सीने की हड्डियाँ सारी खत्म, कंधे की हड्डियाँ सारी खत्म, चेहरा पूरा खत्म और अंतड़ियाँ सारी बाहर, मतलब बड़ी दुर्दशा करी उसने। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि साहिल के अंदर इतनी हवा ने आई कहाँ से। अगर दूसरा सवाल देखें तो साहिल को ये कैसे सूझी, साहिल मतलब साक्षी को उसने 34 साल को ही क्यों मारे, ठीक है। और ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि क्या शक के चलते साहिल जल्लाद बन गया कि भाई परवीन के साथ उसके रिलेशन बन रहे हैं, और साहिल ने साक्षी पर 34 बार क्यों की, ये सवाल है ही। और ये सवाल भी हो सकता है कि चाकू से हत्या करने के बाद पत्थर से सिर क्यों कुचला, ये भी सवाल उपजता है कि भाई चाकू से हत्या करने के बाद उसका पत्थर से सिर क्यों कुचला, और उसने चाकू ही हथियार के रूप में क्यों चुना और हथियार क्यों नहीं चुना उसने। तो अगर अपने ये सारी घटनाएं देखते तो अपन ने ये IS जो इस्लामिक स्टेट के जो आपने आतंकवादियों को देखा होगा, उनका तरीका भी बड़ा बर्बर और क्रूर होता है कि वो दूसरों को कंपा दें। तो ये भी उससे मिलता जुलता है। तो ज़्यादा फैक्ट तो मैं क्या बताऊँ, लेकिन अगर लोग दोनों को अगर मैच कर पाएँ तो दोनों में डिफरेंस नहीं, दोनों एक ही तरीका यूज़ कर रहे हैं। गला आधा काट के कितनी बुरी दर्दनाक मौत बोल देते हैं, इसने भी दर्दनाक मौत देने पर कोई कमी नहीं रखी। आफ्ताब पूनावाला ने वैसे किया। इससे पहले 2 केस और आए, उनमें भी ऐसा ही हुआ। जो दिल्ली दंगे हुए थे उसमें जो एक ऑफिसर था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, उसको 400 चाकू मारे गए थे। तो ये इतने ब्रूटल तरीके से, इतने क्रूअल तरीके से हत्या करने का ये स्वभाव क्या है, ठीक है। और ये जो चाकू है बाद में पुलिस ने रिठाला के अंदर से है ना जब्त किया था। साहिल ने यहाँ हत्या करी, उसको आराम से मारा है, लोग देख रहे हैं, आ जा रहे हैं, 3 बार वो घूम गा रहा है। उसके बाद वो वहाँ से जाता है बुलंदशहर, अपनी बुआ के पास चला जाता है और वहाँ अपना फ़ोन स्विच ऑफ पहले ही कर लेता है। बुलंदशहर जाने के लिए 2 गाड़ियाँ बदलता है, बीच रास्ते में उतर जाता है। उसको शक होता है कि कहीं पुलिस आएगी तो उस गाड़ी में ढूंढेगी। वहाँ जाकर वो रात को आराम से जाता है और बुआ को बताता है कि भाई मैं किसी शादी में आया था और रात को वहीं रुकने का विचार है। और ऐसा करके वो रात को आराम से नींद लेता है, बढ़िया नींद लेता है, दोपहर तक नींद लेता है। सुबह तक पूरे न्यूज़ चैनलों में ये खबर चल चुकी थी और उसकी बुआ को छोड़कर लगभग सबको पता रखा होता है। साहिल की फ़ोटो भी चल रही होती है और इधर से रात में ही साहिल के घर वालों को डिटेन कर लेते हैं पुलिस वाले। उनके सारे फ़ोन है वो ट्रेस पर डाल दिए जाते हैं और सारे फ़ोन जो, ताकि कोई फ़ोन आए तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके साहिल कहाँ पर है। और सुबह उसकी बुआ का फ़ोन आता है
कि साहिल उसके यहाँ पर है। पुलिस को उसके पापा से बात करते हैं तो पुलिस को जैसी सूचना मिलती है तुरंत एक टीम बुलंदशहर के लिए रवाना की जाती है। बुलंदशहर पुलिस को भी सावधान किया जाता है, सारी चीज़ें भेजी जाती है और कहा जाता है इस लड़के को रोक के रखें, किसी भी प्रकार से ये फरार नहीं हो पाए। और दोपहर तक पुलिस की टीम पहुंचती दिल्ली में और साहिल जो आराम से घर में बैठा था उसको भनक तक नहीं होती और पुलिस पहुंच के उसको दबोच लेती है और लेके आती है। और उसके बाद में जो सारी कहानी है वो आगे आती जा रही है, उसने क्यों मर्डर किया, कैसे किया, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और साहिल को इसका रत्ती भर भी अफसोस नहीं है, उसने कहा कि जो मैंने किया वो सही किया, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। गौर करने लायक बात यह है कि जो साक्षी का मर्डर करने वाला साहिल है और जो श्रद्धा का मर्डर करने वाला आफ्ताब है, दोनों वेब सीरीज देखने के शौकीन थे। ये भी बहुत ज़्यादा वेब सीरीज, और भारत में फिलहाल वर्तमान में कैसी वेब सीरीज चल रही आपसे और मेरे से छुपी नहीं है। OTT के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, तो जैसा मर्जी होता है वैसे वो मसाला परोस देते हैं और उसके नुकसान जो हैं आ सकते हैं। फायदे तो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन नुकसान जो है, जो दिमाग है, वो आप इन घटनाओं से आप उनको कोरिलेटेड कर सकते हैं। और इस पे साक्षी मर्डर केस पे बागेश्वर नाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि दुख होता है कि देश का ये दुर्भाग्य है कि हमारी बेटी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। 34 बार निकाल दी जाती है, 70 जगह से फ्रैक्चर होकर मरती है, तलब तलब कर मरती हैं, ठीक है। और बागेश्वर धाम सरकार ने जो मतलब इस घटना का विरोध किया और दुख जताया। यहीं पर दलित समुदाय कुछ लोग और दलित समुदाय के कुछ संगठन आज सवाल कर रहे हैं, उनका मेरे नहीं शब्दों में, उन्हीं के शब्दों में, कि भाई आज वो जो तथाकथित दलित कहलाने वाले नेता, दलितों के हितैषी कहलाने वाले वो नेता कहाँ है, जो लोग छोटी छोटी जगहों पर भाग के चले जाते हैं और समाज में वैमनस्य पैदा करने का प्रयास वो लोग करते हैं। समाज में एक खाई है जो उसको गहरा करने का प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन जहाँ पर वास्तव में ज़रूरत होती है वहाँ पर वो लोग कभी नहीं पहुँचते। चाहे उन्होंने श्रद्धा वोकर का वो, क्या श्रद्धा वोकर दलित नहीं थी, क्या साक्षी दलित नहीं थी, तो इनका कारण क्या है? तो लोगों का कहना है कि क्या धर्म विशेष के हत्यारे होने के कारण ये लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे। कारण जो भी रहा हो, लोगों का यही मानना है कि धर्म विशेष का होने के कारण ये लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि वो ये तर्क देते हैं कि चंद्रशेखर रावण जो है ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सालेह मोहम्मद जो राजस्थान के अल्पसंख्यक मंत्री हैं उनका समर्थन किया था और उनका प्रचार में आए थे। प्रतापपुरी महाराज जो थे जैसलमेर विधानसभा सीट से लड़ रहे थे, उनके खिलाफ चुनाव प्रचार किया था और जिताया था। और सालेह मोहम्मद का परिवार है जो उनके पिताजी गाजी फकीर एक हिस्ट्री शीटर थे, जिनकी हिस्ट्री शीट पुनः पंकज चौधरी ने खोली थी और उसके कारण उनको काफ़ी परेशानियों का भी सामना उठाना पड़ता है। गाजी फकीर का नाम काफ़ी चलता है और उनकी हिस्ट्री शीटर थे वो पहले के ज़माने में, और विवादास्पद रहा इनका परिवार पूरा। तो उन सालेह मोहम्मद के लिए इन्होंने कैंपेन किया था। और जब भी ऐसी कोई घटनाएं होती तो अगर कोई समुदाय विशेष से होता है तो वहाँ पर वो कभी नहीं पहुँचते। लोगों का कहना है, लोगों का मानना है। साक्षी मर्डर केस में हालांकि अभी चंद्रशेखर रावण की वहाँ पर जाने की खबर आई है, लेकिन उतना हाईलाइट मामला नहीं हुआ जितना और मामले होते हैं। जैसे पाली का मामला हुआ था, चाहे जालौर का मामला हुआ था, उतना ये हाईलाइट मामला नहीं हुआ। और श्रद्धा वाले मामले में भी इनमें से चाहे खबरों का भी जो दिलीप मंडल है जो क्रिकेट के अंदर भी जाति ढूंढ लेते हैं, यहाँ पर उनको कोई जाति नहीं दिखाई दी। जो हर जगह कहते हैं कि अगर दलित समुदाय के इतने लोगों को ब्लू टिक नहीं मिला ट्विटर का, वहाँ पर वो ढूंढ लेते तो वो ट्विटर छोड़ देंगे। कभी कहते हैं क्रिकेट के अंदर सरमार, ये बापू वगैरह ये चल रहे हैं, तो जहाँ पर वह जगह जाति ढूंढ लेते यहाँ जाति गायब हो गई। वो उनका पर्सनल मुद्दा है, वो जाने, उनका काम जाने। तो ये 4 घटनाएं हुई हैं। ये 4 घटनाओं के पीछे अब अपना स्ट्रेटजी समझें कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, लगातार भारत में बढ़ क्यों रही है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण आता है वो है कि जो पाश्चात्यकरण के कारण भारत में भी लिव इन में रहने का एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। और लिव इन रिलेशनशिप में भारत में आम होता जा रहा है, जिसमें माता पिता की अनुमति के बिना ही कोई शादी करके अपने पार्टनर से रहने लगता है। और इसमें लड़कियां है कि वो अपनी सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं देती, बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेती है, ठीक है। और इसी का उनको आगे जाकर परिणाम भुगतना पड़ता है। ये जो और कुछ हाल की घटनाएं हुई जिसमें रिलेट किया उन्हें, कई सारी लड़कियां जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिसमें ऐसे तंदूर कांड का अपने जिक्र किया, श्रद्धा वोकर का अपने जिक्र किया, और सरस्वती वेदी वाला ये जिक्र किया है। और
हैदराबाद में 2 साल तक साथ रहे थे, और बेंगलुरु के अंदर जाकर अर्पित नामक जो बॉयफ्रेंड था उसने आकांक्षा की हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि अर्पित को दूसरी लड़की पसंद थी। ठीक है, साक्षी वाला साहिल के अलावा एक और साहिल था जिसने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले निक्की की हत्या कर दी। तो और भी कई सारी घटनाएं हुई है भारत में, जो चाहे साहिल ने निक्की की हत्या की, चाहे एक दूसरे साहिल ने साक्षी की हत्या की, चाहिए हैदराबाद के अंदर जो रह रहे थे वो बाद में बेंगलुरु में आके आकांक्षा की हत्या जो अर्पित नामक बॉयफ्रेंड ने की है। ये सारे लिव इन रिलेशनशिप के मामले हैं। ये जो साक्षी मर्डर हुआ इसको छोड़कर सारे लिव इन रिलेशनशिप वाले मामले हैं, और ये भारत में आम होता जा रहा है। और अगर एक्सपर्ट की राय पूछें इसमें, तो अगर मनोचिकित्सक चिकित्सकों की बात पूछें, साइकोलॉजिस्ट की बात पूछें, तो वो ये कहते हैं कि ये जो लोग होते हैं ये कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव टाइप में होते हैं। अग्रेसिव होते हैं तो इन लोगों को लगता है कि वो समाज से काफ़ी अलग हैं, ये समाज की कुरीतियाँ, समाज की जो रीति रिवाज है उनसे बहुत अलग ऊपर उठ चुके हैं, और इसी का ये परिणाम होता है कि बिना शादी के साथ रहने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने के कारण इनको ना सुनना पसंद नहीं होता, और जब इनको लगने लगता है कि उनका पार्टनर किसी और के साथ जा रहा है, और जो पहले ये इनके रिश्ते कुछ होते नहीं, तो जाहिर है बहुत आसान काम है कि भाई किसी और के साथ भी जाना, तो क्योंकि ये बंधे हुए तो होते नहीं है, तो वहाँ पर इनको लगता है कि असुरक्षा महसूस होती है कि उनका पार्टनर किसी और के साथ जा रहा है, या उनका पार्टनर पहले जैसे उनकी बात मानता था वैसे बात नहीं मान रहा है, तो उनको सबक सिखाने की उनके अंदर धुन सवार हो जाती है। वो सारा प्यार है वो पूरा नफरत में, जितना भयंकर प्यार होता है उससे ज़्यादा भयंकर उनकी नफरत बन जाती है, और वो उनको उसी प्रकार से दर्दनाक मौत देने में उनको बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है। वो उनको महसूस कराना चाहता है कि आपने कितना गलत किया है और ये हम आपके साथ सही कर रहे हैं। तो ये उनकी स्ट्रेटजी होती है। जो भी ये हत्या कर रहे हैं ना, उनके सबके दिमाग में ये होता है कि इतनी ज़्यादा अग्रेसिव होने के कारण, इतनी ज़्यादा अग्रेसिव होने के कारण, और उनको लगता है कि ये व्यक्ति बाहर जा रहा है, उनके कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तो वो उसको दर्दनाक मौत देते हैं, उससे उनको शांति मिलती है। तो लड़कियों को इन सारी घटनाओं से समझना चाहिए। एक वीडियो आया था अभी वर्तमान। अब दूसरी बात, इन लड़कियों को बचाए देने का प्रयास क्यों नहीं होता? होता है, प्रयास बहुत होता है। कई बार ये लड़कियां खुद ही अपनी जान की दुश्मन बन जाती है। जैसे एक वीडियो अभी चल रही है, वायरल है, मैं किसी कारण से उसको इसमें डाल नहीं रहा हूँ, जिसमें एक थप्पड़ मार रहा है एक युवक, जिसका नाम शायद यूसुफ या कोई फिरोज ऐसा करके कुछ नाम है उसका। तो वो उसको थप्पड़ मार रहा है, और जब पर वहाँ पर कोई वीडियो बनाते हुए 2 लड़के पहुँचते हैं, उसको पूछते हैं क्यों मार रहा है वगैरह, तो वो लड़की खुद ही उसको बचाते हुए कहती है कि ये चाहे मुझे मारे चाहे काटे कुछ भी करे, तुम्हें उससे क्या है। तो वो लड़के कहते हैं अभी साक्षी मर्डर केस हुआ, तुम्हें देखा नहीं कि एक वीडियो वायरल होने से क्या हो जाता है। वो लड़की उनसे बहस करती है, वो कहेगी ये तो मुझे मारेगा, गला दबाएगा मेरा, मुझे जान से मारेगा, आप लोगों को क्या करना है। ये घटना नहीं है, 2 घटनाएं मेरे खुद के साथ हो चुकी हैं कि 2 लड़कियों को मैंने मारने पीटने की जो हालत थी मेरे सामने हुई है। मैं उनको खुद गया या मेरे दोस्तों के जरिए मैंने सुनी है। लड़कियां खुद डिफेंड कर जाती है उन्हीं लड़कों को, वो कहते हैं हमें मारे पीटे, आपको क्या करना। ऐसे में फिर कोई व्यक्ति का मन खराब हो जाता पूरा, फिर वो कहता तू चाहे कहीं भी जा, चाहे कुएं में पड़ चाहे कहीं पड़। लोगों के मन में ये आ जाती है, मेरे खुद के मन में ये आई थी कि भाई अगर तेरी खुद की है कोई ये तुझे पीट रहा है, तुझे परेशान कर रहा है, तो तू कह रही है कि आपको क्या करना है, तो फिर जाना अपना, कुछ भी, हमें क्या मतलब है। तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो इसके पीछे थोड़ी थोड़ी गलती सबकी है। लड़कियों की खुद की गलती है, आप इतने अंधी क्यों हो जाती हो। माँ बाप की गलती है कि आप उनको संस्कार क्यों नहीं देते, समझाते क्यों नहीं हो, सावधान क्यों नहीं करते। और भी समाज की भी गलती है कि समाज के इतने सारे लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, कोई उसको बचाने तक का प्रयास नहीं करा। तो IPC 202 के तहत उन लोगों के साथ तो कार्रवाई होनी चाहिए। एक मील का पत्थर साबित होना चाहिए ये घटना है, जो इसमें सबक आना चाहिए इन लोगों को जो इस गली से जा रहे हैं। अगर उनको 6 महीने का कारावास अगर कोर्ट देता है तो वास्तव में एक मिसाल बनेगी, क्योंकि ये एक धारा है अपने पास, ऐसे संविधान से बाहर जाके बात कर रहे हैं। IPC 202 है, वो कह रही है कि अगर आपको अपराध, आपकी वहाँ जिम्मेदारी बन जाती है, आप उस अपराध को के बारे में सूचना दो। अगर आप रोको तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रोको तो कम से कम उसकी सूचना दो। वहाँ पर किसी ने सूचना देने का काम नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनसे तो सावधान रहिए और सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं इसके कुछ और नया टॉपिक लेकर, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।